नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पर। तो साथियों, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि हमारे टीम द्वारा आपके सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ के बारे में। जी हाँ, मैथ। अगर किसी भी छात्र को मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्या होगा तो इस वीडियो के बाद कोई भी समस्या आपके मन में नहीं रह जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पूरे सब्जेक्ट में टोटल 15 यूनिट पढ़ना होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का पहला यूनिट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है संख्या 25 और संख्या 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन है कि दो संख्या दी हुई है, 25 पहला संख्या है, इसको ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या दिया है 50, इसको बी मान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर दो संख्या दी रहती है तो उसका रिलेशन होता है ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है रिलेशन इसका। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 25 और 50 दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो हम ए का मान रखेंगे 25 और बी का मान रखेंगे 50, और यहां पे होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखो साथियों, इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 1250 एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्वेश्चन क्या था कि 25 और 50 दो संख्या है, उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो देखो साथियों, जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 1250। तो आपका आंसर सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी 1250। ठीक है। और ये इस थ्योरी को आप लोग याद भी रखिएगा कि जब भी कोई दो संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका रिलेशन होता है ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है। और इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा जी, बी 1250। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है √3, बी ऑप्शन है 5 इंटू √5, सी है 1/, देखो इस क्वेश्चन को सुधार करेंगे, 1/16 है, यानी कि एक √1/16, और ऑप्शन नंबर डी है √7। कह रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी संख्या परिमेय तब होगा जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। या और भी इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, वो संख्या जो है परिमेय होती है। तो यहाँ पे सभी पे रूट दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि कौन रूट से बाहर आ सकता है। तो देखिए √3 पहला ऑप्शन है √3, तो √3 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा देखिए कि 5 इंटू √5 है, यानी कि ये भी रूट से नहीं निकल सकता, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 1/16 रूट अंडर, तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि ये संख्या जो है रूट से बाहर निकल गई। और डी नंबर ऑप्शन है √7, तो √7 ये ऑलरेडी जो होता है ये इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप से। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है सही होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 1/4 आ रहा है। ठीक है। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय होगी। यानी कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगी, या कौन सी संख्या परिमेय होगी। एक बार फिर से आपको परिमेय संख्या बताना है, फिर से एक बार सुन लीजिए। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है। एक बार फिर से ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है √7। देखिए साथियों, √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए √7 होगा नहीं।
दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन में ना आपको सुधार करना है, ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, 8/32 है रूट अंडर, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, इस ऑप्शन में आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन को लिखना है 8/√32। तो चलिए इसको हल करते हैं, 8 चौका 32, 1/4 रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये जो संख्या है पूर्ण रूप से रूट से बाहर हो जा रही है। और ऑप्शन नंबर सी है पाई, पाई परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी 1 का वर्गमूल, और ये भी इस ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को इसको लिखना है 1/√1/√48 लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जी, ठीक है। यहाँ पे रूट से बाहर हो गया तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कीजिएगा। तो देखो जी 1 का वर्गमूल 1 होता है और 48 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। यानी इन चारों ऑप्शन में आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि बी का ही पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी कि रूट को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा साथ ही बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6/√15 का दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम विभाजन के आधार पर कहें तो संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। विभाजन के आधार पर संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है शांत और दूसरी होती है अशांत। शांत किसको कहते हैं, तो देखो शांत संख्या उसको कहा जाता है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको शांत कहा जाता है। जैसे कि 2/5 है, अगर इसमें आपको भाग लगाने को कहा जाए तो आप भाग लगा सकते हैं, क्या होगा, तो 0.4 आएगा। यानी देखिए दशमलव के बाद 4 आ रहा है और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या है, शांत का एग्जाम्पल है। और अशांत किसको कहते हैं, जो कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, यानी कि भाग लगाने के बाद कभी भी वो संख्या विभाजित नहीं हो सकती है। जैसे कि 3/10, 3/10 नहीं साथियों, 10/3। अब 10/3 में 10 में आप 3 से भाग लगाओगे तो 3.333, ये हमेशा डॉट डॉट आता रहेगा, तो इसको हम लोग अशांत के श्रेणी में रखते हैं। इसका भी टाइप होता है, दो प्रकार से होता है, आवर्ती और अनावर्ती, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी यहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, आपको ये बताना है। देखिए साथियों, शांत और अशांत पहचानने का एक और भी तरीका होता है कि उसके लिए आपको भिन्न जानना होगा। भिन्न, जैसे कि आप जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है साथियों, अंश बटा हर होता है। तो देखो थ्योरी कहता है कि कोई भी संख्या शांत तब होगा जब उसके हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 आए या 2,5 एक साथ आए, एक साथ आए। एक बार फिर से समझिएगा, ये थ्योरी है, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी संख्या शांत तब होती है जब उन संख्या के हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 आए या फिर 2,5 आए। अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होगा तो वो संख्याएं शांत होगी, अदरवाइज वो शांत नहीं होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6/15 क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। यानी कहने का मतलब है कि 6 में 15 से भाग लगेगा पूर्ण रूप से या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि 15 को हम फैक्टर करेंगे, 15 को, तो 15 का फैक्टर क्या होता है, 3×5 = 15। तो साथियों यहाँ पे हम लिखेंगे 6/3 × 5। देखिए अभी आपसे बताए थे कि हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 आए या 2,5 आए। अगर ऐसा होता है तो वह संख्याएं शांत होगी, अदरवाइज वो शांत नहीं होगी। तो साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है ना, देखो इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, इसके अलावा 7 आ जाए या फिर 3 आ जाए या फिर कुछ और संख्याएं आ जाए ना, तो 2, 5 आने के बाद भी ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, शांत होने के लिए सिर्फ या तो 2 चाहिए
या तो 5 चाहिए या 2,5 चाहिए। अगर इसके अलावे कोई और संख्या अगर आ जाता है गुणनखंड करने पर, जैसे 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए, तो फिर ये संख्या है शांत नहीं होगी, यानी कि अशांत हो जाएगी। तो देखो बाबू, यहाँ पे खंड करने पे आ रहा है 6/3 × 5। आपको देखने में तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3 कट भी सकता है, तो आपको इसको पहले कटा लो। 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। अब देखो जी थ्योरी, कोई भी संख्या शांत तब होती है जब उसके हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 आए या 2,5 आए। तो देखिए नीचे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि ये पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। आइए भाग लगाकर भी दिखा देते हैं। 2/5 है, यानी भाग लगाइएगा तो 0.5 का 20, यानी कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या है जी? शांत है, अशांत है, आवर्ती है और कोई नहीं। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और अशांत भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? शांत होगा। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है एकदम इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन जो है आपके कई बार पूछे गए एग्जाम में जी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार होगा? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो संख्या दी गई है उसका दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा? तो देखो साथियों, आपको बताए हैं कि अगर किसी संख्या का हर समझिएगा, जैसे भिन्न बराबर होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर होता है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 ना आए, ना ही 5 आए, इसको छोड़ करके बाकी अगर कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये संख्याएं अशांत में कंसीडर की जाती है। तो देखो जी, पहला ऑप्शन है 17/18। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत आपको पहचानना है। तो साथियों, हम सारे ऑप्शन को यहाँ पे तोड़ेंगे। देखिए पहला है 17/18। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 का 17, 18 का यहाँ पे गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा 9 और ये 3 से 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। आसान, देखिए उन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है जिसका गुणनखंड करने पर या तो 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए। तो देखो यहाँ पे तो 2 है, लेकिन 2 के अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है साथियों, यानी कि ये 2 और 5 का पालन नहीं कर रहा है। सिर्फ 2 आएगा तब शांत होगा, या 5 आएगा तब शांत होगा, या 2,5 एक साथ आएगा तब शांत होगा। अगर इसके साथ अगर कोई अन्य संख्या लग जाती है तो संख्या अशांत हो जाती है। तो साथियों, पहला जो आपका ऑप्शन था उसमें यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा? ये अभी अशांत के श्रेणी में आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3/8। 3/8, तो अगर हम 8 का खंड करते हैं तो 3 का 3 और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि देखो इसका गुणनखंड करने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? शांत के श्रेणी में आएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है 169/2000। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 2000 का। तो 2000 का फैक्टर करेंगे तो ये 1000, 500, 250 और ये 2 से करेंगे तो 175 और ये 5 से करेंगे तो ये, ठीक है। यानी जब इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे ये 3 होगा जी, 3 2 होगा 125 और यहाँ फिर 2 से करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 5 से करेंगे 5, यानी इसका गुणनखंड करने पे क्या प्राप्त होगा? 169 और यहाँ पे 3 गो 2 प्राप्त होगा और 3 गो 5 प्राप्त होगा, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 169, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, यानी आप यहाँ पे देखेंगे
कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2, 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है, यानी ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, शांत के कैटेगरी में जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो दशमलव प्रसार किसका अशांत होगा जी, ऑप्शन नंबर ए का 17/18 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक a, b गुणे लघुत्तम समापवर्तक a, b किसके बराबर होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दो संख्या, देखो क्या दिया है, संख्या यहां पे दिया है a और b, दो संख्या है। पूछ रहा है कि इसके HCF, महत्तम का मतलब होता है HCF, ठीक है, और लघुत्तम का मतलब होता है LCM। कह रहा है कि महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल क्या होगा। लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखा है क्वेश्चन में कि HCF a, b गुणे LCM a, b का वैल्यू क्या होगा। तो साथियों आपको पहला ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि अगर दो संख्या दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है a गुणे b इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो HCF गुणे LCM दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, a गुणे b होगा, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। साथियों इस वीडियो को एकदम गौर से पढ़िए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके स्लाइड में आ रहा है, ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में बाहर से आए। तो एकदम 100% क्वेश्चन इसी से लड़ने वाला है, तो बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को ही आप लोग बार बार देखिए, समझ कर देखिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा जी, लघु LCM और HCF का गुणनफल क्या होता है, तो a गुणे b होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, और उसमें आपको बताना है कि 5 का घात क्या होगा। घात पूछा है, घात बोले तो पावर पूछा है, इसमें आपसे पावर पूछा गया है। तो 625 का आप फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कैसे भाग लगेगा, तो 5 से 125 होगा, भाग लगाना तो आप जानते होंगे, ये 25 होगा और ये 5 से करेंगे तो ये 5, यानी कि गुणा करने पे क्या आ रहा है, 5 5 5 और 5, यानी कि 5 कितने बार है जी, 1 2 3 4 बार, यानी 5 के पावर 4 होगा। यानी यहाँ पे देखिए तो 5 का घात कितना है, 4 है। तो देखा जाए 5 का घात, ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 4। तो ऑप्शन आपका होगा डी, यानी कि 625 में 4 का घात कितना होगा, तो आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4, यानी कि 4 होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों देखो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है या तो प्रीवियस ईयर्स के हैं या तो ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को एकदम गौर से पढ़िए, इससे अलावा कहीं भी आप एग्जाम अथी कर लीजिए, बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है कि अगर दो को कोई परिमेय संख्या दिया है तो उसके बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए दो परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 1 और 2 ले लिए, समझिएगा इस कंसेप्ट को, 1 और 2 ले लिए, आपसे पूछा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, ये पूछा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, आपसे या तो परिमेय संख्या पूछे या तो अपरिमेय संख्या पूछे, आपका आंसर होना चाहिए अनंत होना चाहिए। कारण क्या है, कारण भी आपको हम देने वाले हैं आज कि कैसे अनंत होता है। तो देखो जी 1 और 2 के बीच ना अनंत संख्याएं छुपी होती है, आइए दिखाते हैं। जैसे 1.1, 1.12, 1.13, 1.103, 1.104, 1.105, ऐसे करके आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा
जब भी आपसे पूछे कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी या कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। तो इस वीडियो को एकदम आप लोग गौर से देखिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर से एक बार आ गया जी पहले जैसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, यानी कि आपको बताना है कि परिमेय कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में आप लोग थोड़ा सुधार करते चलेंगे, टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 49√49/64 है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। चलो जी, आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय होगी। देखो जी, अपने आप को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा साधन क्या है कि अभी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताते चले कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप इससे रियल नंबर से संबंधित कितना क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं और आपका थ्योरी कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है जी √49/64। तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 49 का वर्गमूल आप जानते हैं होता है 7 और 64 का होता है 8। तो ये रूट से बाहर निकल गया, और जब रूट से बाहर निकल जाता है तो संख्या क्या हो जाती है? परिमेय हो जाती है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। और ये देखो ऑप्शन नंबर बी 81 का वर्गमूल। आप ऐसे करो, इस ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, इसको रूट अंडर कीजिएगा। √81/91। 81 का वर्गमूल 9 और 91 का वर्गमूल नहीं हो पाता है, इसलिए ये परिमेय नहीं, क्या होगा? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 91 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 91 रूट में ही रह जाएगा और ये बाहर है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर भी आ चुका होगा, इसका आंसर होना चाहिए ए, और यही आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है या हो सकता है? देखिए ये क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के प्रॉपर्टी से पूछा गया है, यानी कि उसके गुण से पूछा गया है कि क्या हो सकता है। तो आइए समझते हैं इस तथ्य को। देखिए परिमेय संख्या दिया है, कह रहा है कि परिमेय संख्या, और कह रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कह रहा है किसका गुणनफल? देखो साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल अपरिमेय हो सकता है। एक आंसर में क्या होना चाहिए? हाँ। आपका जवाब, आपके मन में संशय होगा कि सर कैसे, तो देखिए इसका जवाब होगा कोई एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 ले लिए हम, ठीक है, और यहाँ पे इंटू है और उसके बाद अपरिमेय संख्या ले लेना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 मत कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे बाहर कितना 1 है, तो 2 × 2 √3। तो याद रखिएगा, जब भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल पूछा जाता है तो साथियों उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, हमेशा। तो इसका आंसर कह रहा है कि हाँ, तो बिल्कुल हाँ, ना नहीं होगा, दोनों बिल्कुल नहीं, पता नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है जी? आंसर आपका हो सकता है हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए साथियों एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगभग ये हर साल ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। साथियों एक बार फिर बोलना चाहेंगे कि जितना भी क्वेश्चन इससे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, यही क्वेश्चन या इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को गौर से देखिए, और आप लोगों से एक आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बिहार के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि दो परिमेय संख्या, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो साथियों आपको हम बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो
परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या या कितनी परिमेय संख्या पूछी जा सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगे पूछे जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? अनंत। तो ये आपका आंसर होगा डी, अनंत होगा। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखो साथी, ये जो चैप्टर है ना जिसका नाम होता है रियल नंबर, देखो जी ये पहला जो यूनिट है आपका ना, पहला यूनिट का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको रियल नंबर जैसे आप पढ़े हैं कि जितने भी आप संख्या देखते हैं वो सब लगभग रियल होती है। रियल होती है तभी आप उसको लिख पाते हैं। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय, रेशनल होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखो जी, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन में आप लोग सुधार कीजिएगा, 64/36 है, ये रूट अंडर होना चाहिए, ये बाकी सब सही है। तो देखो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6, तो ये रूट से बाहर निकल गया। रूट से बाहर निकला तो क्या होगा? परिमेय होगा ये, क्योंकि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात हो सकता है या निकाला जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरा है 81, तो 81 का वर्गमूल साथियों होता है 9, ये भी रूट से बाहर निकल गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। और तीसरा है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी ये भी होगा परिमेय संख्या। और ये देखो साथियों, ऑप्शन नंबर डी बड़ा ही रोचक है, रूट 4/30 है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 30 का वर्गमूल तो निकालना भी नहीं है क्योंकि रूट में है नहीं, तो ये वर्गमूल इसका नहीं निकालना है जी, ये भी परिमेय हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 परिमेय, 3 परिमेय, 2 परिमेय, यानी 1 बचा। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो थोड़ा सा अपरिमेय, ये तो चारों का चारों परिमेय आ गया जी, तो आप करेंगे क्या कि इस ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे और ऑप्शन करेंगे रूट अंडर 4/30। अब फिर से एक बार देखिए, जब इस हम ऑप्शन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे 4/√30 तो 2, और ये आएगा √30 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑप्शन में सुधार करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा डी, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। देखिए इसके लिए आपको एक हम थ्योरी बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। होता क्या, एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक यहाँ पे आज आप एक ट्रिक समझने जा रहे हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को हल किया जाता है, क्या कंडीशन होता है जिसके लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं और क्या कंडीशन होता है जहां पे हम लोग एचसीएफ का प्रयोग करते हैं। तो साथियों देखो जी, जब भी अधिकतम आपसे पूछे ना, कोई भी संख्या दे दे और आपसे पूछे कि बताइए मैक्सिमम मान क्या होगा या बड़ा मान क्या होगा, तो इसके लिए हमेशा आप एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूनतम की बात आए, न्यूनतम की बात आए या छोटी की बात आए, छोटी संख्या की बात आए, तो आप वहां पे एलसीएम का प्रयोग करेंगे। इस थ्योरी को याद रखिएगा हमेशा। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें कहे कि अधिकतम मान ज्ञात करें रियल नंबर से संबंधित, तो आप क्या करेंगे? उसमें अधिकतम या बड़ा के लिए एचसीएफ का प्रयोग करेंगे और न्यूनतम या छोटा के लिए एलसीएम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और थ्योरी समझिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन ना घड़ी संबंधित आए, घड़ी संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में तो कई बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखो जी, जब भी घड़ी संबंधित क्वेश्चन आए या वृत्ताकार पथ से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, समझिएगा घड़ी भी वृत्ताकार ही होता है। जब भी घड़ी संबंधित क्वेश्चन आए
या फिर वृत्तकार संबंधित क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप हमेशा एलसीएम का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मिनट वाला सुई फलाना फलाने समय पे जो होता है एक साथ है, तो आने वाले किस समय अंतराल में एक साथ होगी। तो जब भी घड़ी संबंधित क्वेश्चन है, वृत्तकार संबंधित, जिसमें मिलने की बात कहा जाए, मिलने वाले में हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फिर से एक बार ध्यान आप लोग इस पे बनाए रखिए कि जब भी घड़ी संबंधित क्वेश्चन आए या वृत्तकार पथ संबंधित क्वेश्चन आए जिसमें पूछे कि बताइए कि कोई अन्य वस्तु अन्य पॉइंट पे कब मिलेगी, उसके लिए आप क्या निकालोगे। यानी कि जब भी मिलने संबंधित क्वेश्चन पूछे ना तो आप बिना सोचे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए साथियों इसको बनाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वृत्तकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है कि वृत्तकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा का समय लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए तीनों को प्रस्थान बिंदु से पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों। देखिए ये रहा वृत्तकार पथ। ऐसे भी आपको हम बता रखे हैं कि जब भी मिलने वाली बात आए ना, मिला, बस यही पकड़ना है आपको। जब भी मिलने वाली बात आए ना तो कुछ और नहीं पकड़ करे, आपको करना क्या है, बस एलसीएम को पकड़ लेना है बस साथियों। क्वेश्चन है कि तीन धावक है, जैसे कि इस बिंदु पे, जैसे कि ये वृत्तकार कोई पथ है, यहाँ पे 3 बिंदु है, कोई धावक है ए, बी और ये सी। तीनों दौड़ना प्रारंभ करता है। ए को एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है जी? 3 घंटा। बी को एक चक्कर लगाने में तो साथियों ए को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लग रहा है, बी को एक चक्कर लगाने में 4 घंटा लग रहा है और सी को एक चक्कर लगाने में 8 घंटा लग रहा है। तो कह रहा है कि बताइए तीनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो आप इसका करेंगे क्या, 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो साथियों आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 3, 2 और ये 4, 2 से करेंगे तो 3, 1 और 2, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी 2, 2, 3 और 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। आप एलसीएम अच्छे से निकालेंगे, आपका आंसर क्या होगा, 24 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तकार पथ पर 3 धावक, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जी। वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगता है। देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है कि फिर एक वृत्तकार पथ आ गया जी, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। फिर दूसरे को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लग रहा है और तीसरे को एक चक्कर लगाने में 5 घंटा लग रहा है। तो कह रहा बताइए कि तीनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो साथियों जब भी मिलने वाली क्वेश्चन आए ना तो आप उसके लिए निकालेंगे एलसीएम, यानी कि 1, 3 और 5 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 5 × 15, यानी कि 15 घंटे बाद पुनः वह एक दूसरे से अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जी, यानी कि 13, 14 और 15 ये क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा बाद पुनः वो एक दूसरे से मिलते हैं। इसको एक चक्कर लगाने में समय लगता है तीनों को। पहला को लग रहा है 2 घंटा, बी को लग रहा है यानी कि दूसरे को लग रहा है 4 घंटा और सी को यानी तीसरे को लग रहा है कितना, तो 6 घंटा। कह रहा है कि बताइए पुनः कब मिलेंगे। तो मिलने के लिए आप बोले थे ना आपको एलसीएम निकालना है, तो 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे आप। तो साथ ही इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1, 2, 3 यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी कि 12 घंटे बाद पुनः वे सभी एक स्थान पर दोबारा मिल पाएंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इसके लिए एलसीएम का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले का। अगला क्वेश्चन है कि √2 कैसी संख्या है। √2 है यानी कि √2 के बारे में आपको बताना है। आपको बताए थे कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसको अपरिमेय कहा जाता है। तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन पहला है परिमेय गलत, दूसरा है परिमेय बिल्कुल सही, तीसरा प्राकृत है नहीं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं निकाली जा सकती और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, यानी आंसर क्या सही होगा जी, बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √3 क्या है। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो √3 का भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बिल्कुल गलत, प्राकृतिक गलत, अपरिमेय संख्या तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 5x + 4 = 0। कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखते हैं, x² - 5x + 4। पूछ रहा है इसमें कि x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा कि भिन्न होगा कि अपरिमेय होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, बताना है आपको होगा क्या। तो सबसे पहले आप x का मान निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले एक आपका जवाब चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप एक जवाब दीजिएगा कि ये किस प्रकार का इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, रैखिक इक्वेशन है कि द्विघात है कि त्रिघात है, किस प्रकार के समीकरण है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका जवाब। चलिए इसको हल करते हैं जी। देखिए गुणनखंड दिया है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 छुपा है, तो 4 एकम 4। ऐसी दो संख्या लेंगे जो गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो हम दो संख्या लेंगे -4 और -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी लाना है। तो x² - 4x - x + 4 = 0। तो इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x - 4, 1 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। इन दोनों में से एक ही जैसा है तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 4 और यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0। अब इसका हम कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू ढूंढेंगे, कंपेयर करेंगे तो x - 4। देखो जी इन दोनों के गुणनफल का वैल्यू 0 है, यानी कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो x का मान निकालेंगे तो 4। और इधर देखो x - 1 = 0, x = 1, यानी x का मान क्या आया, 4 और 1, 4 और 1। ऑप्शन क्या कह रहा था, कह रहा था कि क्या ये पूर्णांक है, तो बिल्कुल हाँ, 4 और 1 क्या है जी, ये पूर्णांक ही तो है, पूर्णांक है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये भिन्न संख्या है, तो बिल्कुल नहीं, भिन्न संख्या ये नहीं है, बट्टा में नहीं है। तीसरा अपरिमेय, अपरिमेय भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा, यानी आंसर यही सही होगा, पूर्णांक, ऑप्शन नंबर 1। और ऐसे भी इसका आंसर कितना आएगा, 4 और 1। आपसे पूछा गया था कि यह किस प्रकार का समीकरण होगा, तो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दिया होगा, ये होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1, पूर्णांक संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 3 × √3 क्या है, किस प्रकार की संख्या है, आपसे पूछा गया है। पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है पूर्णांक और चौथा इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक बिल्कुल नहीं होगा। देखो जी इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता है, ठीक है, जब वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा और परिमेय भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आप करेंगे क्या कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुधार भी करना है। सुधार ये करना है ना कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में लगा लेंगे 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, यानी एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, 0.1211211121 ऐसे करके ये बढ़ रहा है। देखिए आप जानते हैं कि विभाजन के आधार पर संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। शांत और अशांत संख्या जो है दो प्रकार की होती है विभाजन के आधार पर। एक होती है शांत संख्या जिसमें भाग लग जाता है इसलिए इसका कोई टाइप नहीं है, और एक होता है अशांत संख्या। अशांत संख्या में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा साथियों इसको। अशांत में क्या होता है ना कि अशांत दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है अशांत आवर्ती होती है, और एक होती है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। आपने देखा कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है देखिए शांत और अशांत संख्या होती है। अशांत संख्या दो प्रकार की होती है, शांत का कोई प्रकार नहीं होता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अशांत की बात करें तो अशांत दो प्रकार की होती है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती की बात करें ना तो ये अशांत आवर्ती ना परिमेय संख्या होता है। कारण क्या है कि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बार का प्रयोग होता है। और अशांत की बात करें ना तो अशांत याद रखिएगा अपरिमेय होता है। फिर से आपको एक बार बता दें कि अशांत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है अशांत आवर्ती, रिक्यूरिंग नंबर होता है, और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग होता है यानी कि अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि इसके p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं हम, तो एग्जाम्पल देखिएगा साथियों, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखिए बाबू अशांत आवर्ती को हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं क्योंकि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इतना आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये भी टर्म को कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 1.232323 डॉट डॉट करके ऐसा दिया है। देखने में अशांत लगता है, अशांत है भी क्योंकि ये कभी कट नहीं रहा है, लेकिन आप इसको चाहो तो आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक पॉइंट देखिए 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो रहा है ना तो इसको आप बार के साथ शांत कर सकते हैं। और जब भी ऐसा आप शांत कर दोगे तो आपको p/q में बदलना तो आता होगा साथियों, तो आप p/q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखो 3.3333 ऐसे करके, ये भी जो होता है शांत होता है क्योंकि आप लिख सकते हैं 3.3 पे बार लिख सकते हैं। जो भी संख्या बार बार रिपीट करती है दशमलव के बाद उस पे आप बार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो समझ गए हम लोग अशांत का मतलब क्या होता है, अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है। अशांत आवर्ती को यानी वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो लेकिन वही संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करे। ठीक है, और दूसरा हम लोग समझेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती ना इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये होता है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है। जैसे क्या, तो 1.3456782 यानी कोई संख्या नहीं, इसमें बार बार रिपीट होता है संख्या। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.121112 यानी इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, और जब सीक्वेंस नहीं होता है तो अशांत अनावर्ती होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखते हैं। आप क्वेश्चन दिया हुआ है 0 पॉइंट, यहाँ पे आप 0 ऐड कर लेंगे क्योंकि ये 0 ऐड की जगह तो ही क्वेश्चन हो पाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं 121121112 डॉट, यानी कि आप देखेंगे कि इस दशमलव के बाद जो संख्या है ना बार बार बदल रहा है। पहले बार एक बार 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, यानी जब ऐसी संख्याएं आती है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय बिल्कुल नहीं, पूर्णांक बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या होगा। यानी क्या होगा, अशांत अनावर्ती।
ये संख्या जो दिया है अशांत अनावर्ती होगा, और ऑप्शन में अशांत अनावर्ती नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, आपको बताए थे कि अशांत अनावर्ती को ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में अपरिमेय संख्या दिया हुआ है साथियों, तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो साथियों वीडियो को आप ऐसे ही लगातार देखते रहिए, हमारी टीम द्वारा आपके सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रॉपर प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, और ये मैथ का क्लास हमेशा चलता रहेगा। रियल नंबर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके यानी कि अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।